हेलो, नमस्कार। आज हम राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है? इसका जो पहला चैप्टर है, वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसको लोग 2 फेज में पढ़ते हैं। पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पारित किए गए थे, उसमें एक पढ़ते हैं और दूसरा जो है जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन मतलब जब ब्रिटिश ताज के यहाँ शासन हो गया था, उस समय जो पारित अधिनियम थे, उसमें हम पढ़ते हैं। और पहले वाले की जो शुरुआत होती है वो 1773 से 1853 के दौरान होती है और जो दूसरे वाले की शुरुआत होती है वो 1858 से 1947 तक है ये यहाँ पे। ठीक है। अब हम कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से अधिनियम हैं जो कंपनी के शासन के लिए पारित किए गए थे, कैसे उनको रेगुलेट करना है, कैसे उनको शासन चलाना है देश में। ठीक है। तो जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, वो कहा जाता है। इस समय क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है, उसका पद दे दिया जाता है। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा जाता है। ओके। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है। उसके बाद फिर इसी में मद्रास फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिस एम्पे नाम था, ये याद रखिएगा, इसमें नहीं मेंशन, मैं आपको बता देता हूँ। ओके। उसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कानून आया है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, जो 1784 में आया था। मतलब इसमें जो कमियां रह गई उसको सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट एक कानून फिर लाया गया 1784 में। इसमें क्या होता है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं आपसे। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि जो कंपनी थी वो राजनीति भी करती थी और व्यापार भी करती थी, एक साथ करती थी, लेकिन अब उसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। समझ रहे हैं आप? नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। कौन से एक्ट में किया गया? 1784 के एक्ट में। ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है 1786 के अधिनियम। ठीक। इसमें क्या होता है? 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई है। किसमें दिया गया है? वो होता है 1786 के अधिनियम में। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसके आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। अब ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिले थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी जो हमने पढ़ा वो जो अधिकार दिया गया था ये वाला कि भाई प्रधान सेनापति बनाना और उसके जो कोई परिषद के साथ जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो भी गवर्नर जनरल को मिलना चाहिए। इसके पहले कौन इस सबसे पहले इसको ये सब किसे मिले थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, आप ये थोड़ा सा याद रखिए। फिर आता है चार्टर एक्ट आता है। अभी वो छोटे छोटे अधिनियम थे, ठीक है, उसमें जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सा अधिनियम फिर लाया जाता है जिसे कहते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, जो 20 साल के बाद आता है। उसमें क्या होता है?
कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। बहुत चीज़ इसमें कुछ नहीं है जो हमारे संविधान के तौर पर पढ़ा जाए, तो संविधान के विकास में काम है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिया है कि भाई जो कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला जो नियम आता है वो 1813 के चार्टर एक्ट में आता है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट मतलब 20 साल बाद फिर से ये आता है। उसमें क्या है कि प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख वर्ष रुपए खर्च करने का बंद किया गया है। कंपनियों के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार की शक्ति थी वो उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। लेकिन कंपनी का जो अधिकार है वो चीन और चाय के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट आता है वो 1833 के चार्टर एक्ट आता है। उसमें क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ओके, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिनको 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उन्हीं गवर्नर जनरल महोदय को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, समझ रहे हैं। इस चार्टर की एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। अच्छा, ये पहला इसमें एक अच्छा सा बदलाव था, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था, ये इसमें कहा गया। ठीक है, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, क्योंकि पूरे देश का जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल रहेगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया। ठीक है, अब उसको कहा जाने लगा भाई भारत का ये गवर्नर जनरल है, मतलब देश का केंद्रीकरण हो गया। अब ये पदवी पाने वाले पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। आप एक और ये याद रखिए, तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब उसे व्यापार नहीं करना था, अब वो केवल क्या करेगा? राजनीति करेगी, मतलब शासन कैसे चलाएगी, प्रशासन कैसे चलाना है। जो देश में इतना बड़ा कब्जा हो गया था उनका, वो सारे काम करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य, अभी 3 थे, अब एक और जोड़ दिया गया है। ठीक है, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया है। ये जो चौथा सदस्य है कानूनी सदस्य, पहला कौन बना? वो मैकाले महोदय थे। ठीक है, इनको याद रखिए। इस एक्ट के तहत साफ परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, इसमें मिल जाता है। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता सभी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। अब आता है 1853 के चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट के तौर पे ये लास्ट है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें क्या है कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। भाई मतलब जो कानून बनाएंगे वो शासन में नहीं रहेंगे, जो शासन चलाएंगे वो कानून नहीं बनाएंगे। विधि निर्माण हेतु भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी यहीं पे किया गया। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी थी, उसको हमने पढ़ लिया। अब इसके जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। आप जो है बताइएगा इसमें कौन से इसमें ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, पहला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अब आप लोग बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला जो कथन है। दूसरा कथन है पिट्स का भारत अधिनियम 1784। तीसरा है कथन चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए बात करते हैं इसको। ये आर ओ पूछा गया यूपी आर ओ में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है भाई। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है या दूसरा जो कथन है उसमें दिया हुआ है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि एलिजे इम्पे महोदय थे मुख्य न्यायाधीश। तो कहने का मतलब है कि भाई इसका जो आंसर होगा वो केवल ए होगा। ठीक है, ये वाला। अब इसके तीसरे आंसर की तरफ चलेंगे। अब ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा कि भाई पहले ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन कौन सा सही होता है। तीसरा क्वेश्चन है सूची 1 तो सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे किए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसके ये उत्तर दिया हुआ है, इसको चयन करना है। अब आप लोग मिलाइए, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए मैं मिलाता हूँ। तो पहले सबसे आसान वाला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो कौन से चार्टर के थ्रू होता है? वो 1773। ठीक है, बी का वन कहाँ पे है? एक और इसमें है। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर बी वाला दिया है तो ये तो मुझे गलत लग रहा है, लेकिन हो सकता है मैं भी गलत हूँ। चलो कोई बात नहीं। नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में, पिट्स का भारतीय 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 13, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये इसके थ्योरी रही है। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है होता है निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? मतलब अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये जानकारी ये किसका क्वेश्चन का मुख्य भाग है। अब ये 3 इसमें कथन दिए गए हैं, फिर उनको कोड को प्रयोग करके मोस्ट आंसर निकालना है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। सही बात है भाई, यहीं पे तो कहा गया था। क्या कहा गया था कि भाई 1 लाख रुपया हम साल भर में देंगे भारत की शिक्षा के लिए। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें भी कहा गया था भाई पढ़ाई की बात। तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद एवं आंग्लविद, ये एक विवाद था। जो क्या कुछ लोग कह रहे थे नहीं, यहाँ की जो संस्कृति के हिसाब से पढ़ाई है वो करना पड़ेगा, और दूसरा बोल रहे थे कुछ लोग आंग्लविद विवाद, मतलब कि अंग्रेजी की पढ़ाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें रह गई हैं। तो इसमें जो तीनों आंसर सही होते हैं। हाँ, डी आंसर दिया भी हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवा, अब बताओ किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? वो पहला ही ऑप्शन है 1813 वाला, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, ये इसको जो डिस्क्रिप्शन दिया इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1813 में सिर्फ चाय और चीनी छोड़ी थी, और 1813 में 1833 में एकदम से व्यापारी काम उनका समाप्त कर दिया गया कंपनी वालों का, भी अब काम मत करो, अब शासन करो, राज करो, कहाँ व्यापारी बने घूम रहे हो। ठीक है, और अब फिर ये क्वेश्चन आया है, छठवां क्वेश्चन है जो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो इसका कथन है इसमें कह रहा है कि भाई इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। हाँ, ये बात सही है एकदम से। ठीक है,
इसने और दूसरा जो कथन है इसमें कहा गया, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। एक ऑप्शन ये है। तो तीसरा ऑप्शन होता है वो ये है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ था। मतलब ये वाला ऑप्शन तीसरा एकदम गलत है। इन तीनों में है तो ये तीनों गलत, मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए और अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है क्या, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासन काल में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। वो होता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको थोड़ा पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाए। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या कौन थी? 87 थी। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये कहाँ पे है? 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 में। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा, यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है, ये हो गया। अब है, हमने एक जो फेज है वो हमने पढ़ लिया, ब्रिटिश शासन द्वारा जो अधिनियम, मतलब कंपनी शासन के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये है जो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जब 57 की क्रांति के बाद भाई जो ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रूल हो जाता है या शासन हो जाता है, तब के बाद कौन कौन सा अधिनियम आते हैं उसकी हम जानकारी आपको देंगे। तो भाई पहला ये अधिनियम आता है ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। सबसे पहले यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान था, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अब क्या कहा जाने लगा भाई? भारत का वायसराय। ठीक है, इसका डिफरेंस इतना होता है कि वायसराय मतलब कि अब ये ब्रिटिश, अभी वो कंपनी का अधिकारी था, ये कहिए, अब ये ब्रिटिश क्राउन का हो गया, ये समझिए। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, अभी वो अप्रत्यक्ष तौर पे था। और पहला ये पदवी पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। अब आप इसे भी याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत सचिव का पद एक बना दिया गया है और भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति उसके अंदर निहित थी और 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भी किया गया है। अब अगला जो अधिनियम आता है उसे भारत परिषद अधिनियम 1861 कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे, भाई ये है क्या, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा थोड़ा कानून बनाना यहाँ पे अभी सीख रहे थे भाई, कि कैसे कानून बनाए जाते हैं, सीखना स्टार्ट कर दिए थे। ये कहाँ से होता है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम से। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मतलब अब थोड़ा सा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, अभी केंद्रीकृत कर दिया गया था। ठीक है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था।
ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1892, अगला जो आता है वो 1892 आता है। इसके माध्यम से क्या होता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसे याद रखिए, ठीक है, कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो मुख्य प्रावधान था कि वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जो आज हमारी विपक्षी सांसद करते हैं, उसका अधिकार कब मिला था, 1892 में, भारत परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब छोटा सा निर्वाचन पद्धति के बाद किया गया है। अब होता क्या, इसमें पूरक प्रश्न और मत, अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया था आपको पढ़ाने क्या, ठीक है, वे प्रश्न पूछा गया, लेकिन उसके बाद जो मतदान किया जाता है और पूरक प्रश्न जो पूछे जाते हैं अभी भी, तो वो सब अधिकार इनको नहीं दिए गए थे। अभी सिर्फ बहस कर सकते हो भाई साहब और प्रश्न पूछ सकते हो, पसंद आया तो ठीक है आंसर, नहीं तो पूरक प्रश्न आपको पूछने का अधिकार अभी नहीं है, शुरुआत था, ठीक है। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इसी को कहते हैं मार्लेमेंटो सुधार, ठीक है, किसे कहते हैं मार्लेमेंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा सा अंग्रेज भी हमको समझने लगे हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, अभी तो वो कुछ और समझते थे। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल प्रथम कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया। इनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल किया गया, भारतीयों को पहली बार किया गया। और कौन थे वो महोदय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। मतलब जो कानून बनाने की शक्ति है, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पे बढ़ा दिया है। एक चीज और है, अभी जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भाई प्रश्न पूछने के बाद पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें दिया गया है। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का अधिकार भी दिया गया। ये कब दिया गया, 1919 में, ठीक है। हाँ, एक और इसमें गंदा प्रावधान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, फूट डालो राज करने के लिए। इसमें क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन, किनके लिए, मुस्लिमों के लिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब अगला जो शासन अधिनियम वो आता है 1919 में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, सब नया नया। इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार पृथक चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अभी तक क्या था, जो लोग वायसराय की कार्यकारिणी वगैरह में बैठते तो उनको मनोनीत कर लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे चुनाव करवाया गया, ठीक है। इसको आप याद रखिए, कब हुआ पृथक चुनाव प्रणाली अपनाई गई, 1919 में, भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। ओके, और अब हम आगे इसमें बात करते हैं, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। मतलब मुस्लिमों को दिया गया, साथ में इन लोगों को भी दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनी मतलब 2 सदन होंगे, ठीक है, ये समझिए कौन से, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम में
इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, अब ये द्वैध शासन प्रणाली का, तो इसको समझ लेते हैं। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और दूसरा क्या है, हस्तांतरित। दो भागों में पहला क्या है, आरक्षित विषय, ये गवर्नर या वायसराय के लिए था। प्रांत है तो गवर्नर ही वहाँ रहेंगे। ठीक है, और हस्तांतरित जो विषय बांट दिया। लेकिन पहली बार उत्तरदायी शासन, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी आप लोग समझते होंगे कि भाई जिसको वोट दिया जाता है वो उत्तरदायी होना चाहिए, क्या क्या काम करना है, किए हो नहीं किए हो। ठीक है, अगला, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम को समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बड़ा प्रावधान है, इसमें बहुत सी चीज़ें, इसको थोड़ा और गौर से पढ़िएगा। वैसे गौर से पढ़ना है तो सारी चीज़ों को था, लेकिन इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, आगे चल के देखते हैं अभी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। मतलब कि जो द्वैध शासन था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे कि भाई, वो अब प्रांतों में समाप्त कर दिया गया है। अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, और भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसमें प्रावधान था, 1935 के अधिनियम में। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों और महिलाओं और श्रमिकों, याद रखना महिलाओं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वो सुप्रीम कोर्ट था, ये संघीय न्यायालय है। और एक चीज़ और, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। अभी क्या था, जो म्यांमार था वो भी हमारे ब्रिटिश भारत में आता था, अब उसे 1935 में अलग कर दिया गया है। ठीक है, और तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। मतलब यहीं का पार्ट था, उसी को अलग अलग प्रांत बना दिया गया है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, मतलब 2 सदन बनाए गए। ठीक है, कुछ प्रांतों में, जैसे अभी भी होता है ना कहीं कहीं पे विधान परिषद और विधानसभा, वैसे यहाँ इसका प्रावधान किया गया था। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसमें क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश शाही उपाधि थी, जो वहाँ के किंग वगैरह लगाते थे, भारत का सम्राट, अब वो खत्म हो गया भाई। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी बहुत कहानी हो गई, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अब आप बताइए। मतलब वो एक साथ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि भाई बजट पे बहस करिए, प्रश्न पूछिए, लेकिन पूरक प्रश्न मत पूछिए। ये कहाँ पे अधिकार दिया गया था, वो होता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। मतलब ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला, इसको थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन, उसको डिटेल में बात कर लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अभी मैंने यही चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी कुछ बताई भी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? अब आप बताइए। ये होते मार्ले मिंटो, ये तो हमारे देश में कमीने लोग आ गए थे। ठीक है, बंटाढार करने के लिए। मार्ले मिंटो सुधार 1909, याद रखना। अब इतने कमीने थे भाई, थोड़ा सा निकल गया मुँह से, भावनाओं में बह गया, मैं भी इंसान हूँ।
और इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई। नींव डाली इन्होंने, सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। मतलब पृथक निर्वाचन मंडल से थोड़ा सा आप लोग समझ लें, इसमें होता क्या था कि भाई जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू उसको वोट नहीं देंगे। जो मुस्लिम वोटर होगा वो हिंदुओं को वोट, हिंदू कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। इतना गंदा सा इसमें प्रावधान था, इसीलिए बाद में हमारे देश का बंटवारा हो गया। तो भाई कहीं ना जायज था, आप लोग भी कह सकते हैं, मैं तो कह ही दिया हूँ यार। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? आप बताओ किसमें की गई? ये पहला जो कथन है इसमें है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें तो नहीं की गई। भारत सरकार अधिनियम, भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919, मतलब तीनों क्वेश्चन कथन गलत हैं। चौथा सही कौन है? ये 4 नंबर वाला, ठीक है। हाँ, क्योंकि 1935 में हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेर, इनका नाम है। क्या नाम है? सर मॉरिस ग्वेर। इसको आप लोग, ये जज साहब को याद रखिए। जज साहब में जस्टिस महोदय थे, ठीक है। जज किसे कहते हैं, जस्टिस किसे कहते हैं, वो भी डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सेशन जज वगैरह, उनको जज साहब कहते हैं। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं महोदय, न्यायाधीश जिन्हें कहते हैं, उन्हीं को हम जस्टिस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डिफरेंस है ये। चलिए आगे काम की चीज़ें याद रखिएगा। हाँ चलो, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भाई 35 का प्रावधान था, स्थापित हुआ है 37 में। चलो ये वाला आंसर मार देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पढ़े भी थे। अब आते हैं केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? वो होता है 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत मैंने कह दिया था। केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। ये चीज़ों को आप याद रखिए। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला था आरक्षित और दूसरा क्या था? हस्तांतरित। देखो, आरक्षित विषय वो होते हैं जो वायसराय के लिए आरक्षित कर दिए गए, भाई उसमें कानून बनाने का अधिकार वायसराय महोदय को है। और जो हस्तांतरित विषय से, उसमें जो हमारी विधायिका थी वो बनाएगी कानून। यही डिफरेंस इन दोनों में होता है। आई थिंक आपको ये समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए, मतलब कथन ए जो है भारत शासन अधिनियम वही है, ठीक है, ये वाला। चलो अभी पढ़े ही हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, ओहो, ये IAS 2012 में आया था क्वेश्चन, IAS क्वेश्चन है, याद रखना सब लोग, ठीक है। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, पहला ये ऑप्शन। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, दूसरा ये कथन है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तीसरा ये ऑप्शन है। तो मुसलमानों, अच्छा इसमें एक सबसे हल्का वाला ढूंढो, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये 1909 में की गई थी, ना कि 1919 में। समझ में आ गया? ये वाला गलत, 2 नंबर। अब 2 नंबर गलत है तो भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, मतलब हाँ सही बात है, 1919 के प्रावधान में ये किया गया था कि भाई जो प्रांतों में जो विधायकी शक्ति है, जो कानून बनाने की शक्ति है, उसका उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, भाई आप भी बनाइए, ठीक है। ये विकेंद्रीकरण की तरफ थोड़ा सा
प्रावधान था। काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, कौन मैं पढ़ देता हूँ, चलो पढ़ देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य को प्रशासनिक विषयों में 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय कर प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय थे उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। ठीक है। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया है। तो मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। तीसरा ऑप्शन ए पहला और तीसरा सही किसमें? 1 और 3 सी में। ठीक है। चलो, जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 में अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया। ठीक है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आया होगा। वो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भाई अभी तो पढ़ के आए हैं 1919 वाला अधिनियम, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन तो हल्का वाला आ गया यार, सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप लोग सही करके आ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करो, सही हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भाई वो 1919 का प्रावधान था। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ देते हैं। और इसका देखो 1882 में भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा ऐसा कुछ है नहीं, 1909 में ऐसा कुछ है नहीं, 1935 में ऐसा नहीं हो, प्रांतीय के बारे में बात की है, भारतीय के बारे में बात नहीं की 1935 में। ठीक है, तो 1919 वाला होगा। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। कहाँ पे? केंद्र में। ठीक है, इसका याद रखा जाना चाहिए। ठीक है। ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जिसे हम लोग अभी कहते हैं। ठीक है, वही वाला। और तथा इस अधिनियम के द्वारा धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते हैं। मतलब 60 सदस्यों में से 20 अधिक सरकारी होंगे, जिस सरकार नॉमिनेट करेगी वो होते हैं। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, मतलब जो लोकसभा होती है उसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे पहले। अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष, मतलब टाइम कम था भाई लोगों का। ठीक है। तथा भारत का सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत, इसमें अधिकतम 26 सरकारी, 40 जो मनोनीत थे उसमें अधिकतम 26 सरकारी। ऊपर वाले में 60 सदस्य थे, नीचे वाले में 140 थे, याद रखना। ठीक है। और ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। फिर 145 कर दी गई, मतलब 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। इस गवर्नर जनरल ने मनोनीत करना था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। बीदर बरार जानते हैं आप लोग किधर है, महाराष्ट्र का पार्ट है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? कौन सा? सी वाला, 1919 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
पहला 11 नंबर है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब इसमें कौन सा सही है, अब आप लोग इसको बताइए। ठीक है, अब आंसर में तो बी है, सभी महिलाएं दिया हुआ। पहले तो यही आप लोग देख लिया करो, जहां सभी लिखकर आए वो मोस्टली गलत होता है। भाई अधिकार दिया गया था, कुछ लोगों को दिया गया था, सभी जेंट्स को नहीं था, मतलब सॉरी, हाँ सभी जेंट्स को नहीं था, तो महिलाओं को सभी कहाँ मिल जाएगा, है ना, गलत बात है। ऐसा अंग्रेजी इतना दयालु नहीं थे महिलाओं के ऊपर, किसी के ऊपर, भारतीयों के ऊपर। 1935 के गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया। 1935 में किया था, ये बात सही भी है। चलो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये 2021 में आया क्वेश्चन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। क्वेश्चन में सभी महिलाओं की बात की गई थी, जो गलत है। ठीक है। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस पर कथन 2 सही होता है। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। हाँ चलो, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन कौन कथन है? पहला कथन कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। ये बात एकदम 100% सही है। ठीक है। दूसरा जो कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। ये बात भी एकदम सही है। मतलब दोनों कथन इसमें सही हैं। आप दोनों कथन किसमें है? सी नंबर 1 और 2 में। ठीक है, यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा जैसे अभी चल रही है का प्रारंभ 1854 में लंदन, कहाँ पे, कब हुआ था? 1854 में। याद रखने की चीज है भाई, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। लंदन में हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा, जिससे पहले आज जो अभी आईएएस है वो पहले आईसीएस कहलाता था, ठीक है, कि परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। जो पहले इलाहाबाद में थी, जहाँ से हम लोग आते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, आप लोग बताइए वहीं से आते हैं बाद में, तो दिल्ली में वहाँ से। ठीक है। 1903 के दशक के अंत तक यूरोप 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवाओं में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो चुका था। मतलब वो लोगों की संख्या अब कम हो गई भाई, इलाहाबाद में होना शुरू हो गई। पूरा इलाहाबाद लगा है सिविल सर्विस में, पूरा बिहार कम कैसे ना हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? थोड़ा समझ में कम आया यार। केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1945 क्या दे रहा है यार क्वेश्चन में? मुझे थोड़ा कम समझ में आया, आप लोग को आया है? ओ ये पूछ रहा है कि भाई, समझ में आ गया अब क्या पूछ रहा था। चलो समझा देता हूँ तुम लोगों को। भाई नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन कौन से निर्वाचन हुए, मतलब कौन कौन से चुनाव हुए। तो भाई 1926 वाला, 1937 वाला, 2 ए और बी सही है मेरे अनुसार। आंसर भी देख लेते हैं, यही है। ओ
बी वाला गलत है यार, सी सही है, ए और सी। हाँ हाँ वही तो था यार, वही तो मैंने भी सोचा था, बी निकल गया मुझसे, ए और सी। चलो चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती भाई, माफ़ करना यार, हर चीज रटी नहीं रहती है। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ये चीजें याद रखिए, आरएस में पूछा गया भाई, राजस्थान वालों ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अभी तो गलत मार के आए थे हम, 1945 वाला वही है। चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है, मतलब जो अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, वो जो शक्ति है उनके पास, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो वो होती है कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिए। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? वह 1935 का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना यार, बहुत हम लोग 1935 वाला कुछ पढ़ चुके हैं। अभी कितने क्वेश्चन है यार, देख लेते हैं पहले, खत्म होने वाला है यार, 25 क्वेश्चन तक है ही, हम लोग पढ़ डाले थे। हाँ ये वाला पढ़ गया था, ये वाला। तो 17 नंबर, भारत सरकार के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसके उल्लिखित योजना पर आधारित है? 1935, ठीक है। चलो जल्दी थोड़ा खत्म करते हैं यार ये वाला पार्ट। अब निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधाओं को आवंटित किए गए थे, ये आंसर में दिया। इस अधिनियम के अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था भाई। या प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था भाई, बिल्कुल था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये बात भी सही है, मतलब बी वाला गलत है राजस्थान वालों, आपके यहाँ ये क्वेश्चन आया था, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, कब था? एक संघीय व्यवस्था, ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 में था। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, भाई अभी तो पढ़ गया है हम लोग 1935, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? भाई अभी तो पढ़े हैं हम लोग 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? गवर्नर जनरल को, अभी, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली चीज है। गवर्नर जनरल महोदय 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, मतलब जो न केंद्र सरकार को दी गई है ना जो राज्य सरकार को दी गई है, जो बची हुई शक्तियां वो किसके पास जाएंगी? वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ऐसा कुछ था नहीं भाई। चलो अगला कथन देखिए, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, थोड़ी थोड़ी बात तो शुरुआत हो गई थी भाई जवाबदेही की। एक संघ योजना पर विचार, ये बात भी सही है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाए, मतलब नॉमिनेट करना, क्या क्या शब्द लिख देते हैं यार। हाँ ये बात भी सही है, तो पहला वाला गलत है, ठीक है। अगला 24, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? या भारतीय संविधान का प्रमुख
स्रोत है, ये बात भी सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये बात गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित हुआ, ये बात भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये बात भी गलत है। मतलब सिर्फ पहला सही है। कौन सा ऑप्शन? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भाई 1935 में, अभी हम लोग पढ़े थे, वहाँ जो डिस्क्रिप्शन बड़ा सा था ना वहाँ। चलिए ठीक है भाई, अब हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। आज का लेक्चर यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं, 50 मिनट का है। आपको लगातार जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप वीडियो को कंप्लीट कीजिए, तभी आपको इसमें कुछ चीज़ें मिल पाएंगी। जो कमियां होंगी उसे आप कमेंट कीजिए, मैं और सुधारने का प्रयास करूंगा। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, रखता हूं।